दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। हेलो नमस्ते, मैं हूं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हमारा वीकली शो पेज टर्नर, किताबों की दुनिया का एक प्रोग्राम। इस बार की हमारी किताब का नाम है निज पथ का अविचल पंथी। इसे लिखा है भाजपा के मार्गदर्शक मंडल के सदस्य और हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने। किताब घर प्रकाशन ने इसे छापा है। ये शांता कुमार की आत्मकथा है, जहां पर वो बताते हैं कि 17 साल की उम्र में किस तरह वो कांगड़ा में संघ के प्रचारक बने, उसके बाद ग्राम पंचायत से किस तरह अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया, 1991 में स्थापित किए गए जनसंघ का शुरुआती दौर कैसा था, उसके बाद 1952 में जो लोकसभा चुनाव हुए उसके नतीजे क्या रहे, कश्मीर के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा शुरू किए गए सत्याग्रह में जेल जाने के दौरान का अनुभव क्या रहा, अटल बिहारी वाजपेयी से जो पहली मुलाकात हुई जहां पर वो उन्हें एक शादी की टी पार्टी का न्योता देने गए थे और उसके बाद उनके मंत्रिमंडल में शामिल रहने का अनुभव क्या रहा, भाजपा में फैले कई सारे भ्रष्टाचारों, संघ से हुए मोहभंग और आखिरी में भाजपा की मौजूदा राजनीति पर भी वो कई सारी टिप्पणियां करते हैं। कांगड़ा चंबा क्षेत्र उनका होम टर्फ रहा है और यहाँ से उन्होंने 13 बार चुनाव लड़ा, जिसमें वो 3 बार विधायक और 4 बार सांसद रहे हैं और हिमाचल प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री भी। अयोध्या में बाबरी मस्जिद के ढहाए जाने से पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने चारों भाजपा के मुख्यमंत्रियों को बुलाकर आखिरकार क्या कहा था। तो 6 दिसंबर से पहले नरसिम्हा राव ने शांता कुमार और भैरव सिंह शेखावत को बुलाया था और चिंता जताते हुए कहा था, वो गंभीर होकर हमारी तरफ देखकर कहने लगे, आप क्या सोचते हैं, मैं किसी से कम हिंदू हूँ, मंदिर बनाने के लिए मैं आप सबसे आगे चलने को तैयार हूँ, पर मेरी एक बात है जो आप लोग मनवा दो, मस्जिद वाली जगह को छोड़कर आप जहां चाहे उस जमीन पर मंदिर का निर्माण किया जा सकता है। विवादित जगह की वजह से आज तक मंदिर का निर्माण नहीं हो सका है। मैं ही नहीं बल्कि पूरा देश और हिंदू समाज इस मंदिर को बनाने में मदद करेगा। बाद में नरसिम्हा राव ने कल्याण सिंह और सुंदरलाल पटवा को भी बुलाया और ये चिंता जाहिर की। उसके बाद चारों मुख्यमंत्रियों ने एक बैठक की और सलाह मशवरा कर वाजपेयी के पास गए। जब वाजपेयी ने प्रस्ताव सुना तो वो काफी खुश हुए। इस किताब के मुताबिक वाजपेयी ने कहा था कि इस पूरे विवाद का इससे बेहतर कोई समाधान हो नहीं सकता। उसके बाद चारों पांचों ने मिलकर आडवाणी तक ये बात पहुंचाने की कोशिश की। जब आडवाणी ने ये प्रस्ताव सुना तो वो गुस्से से आग बबूला हो गए और उन्होंने कहा कि आंदोलन अब इस स्टेज पर पहुंच चुका है कि इसके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता। ये बात जब नरसिम्हा राव को बताई गई तो उनका जवाब था कि अगर विवाद ऐसे ही चलता रहा तो मंदिर का निर्माण कभी भी नहीं हो सकेगा। वैसे भैरव सिंह शेखावत का भी सुझाव था कि मस्जिद को नहीं ढहाया जाना चाहिए बल्कि उसे वैसे ही रखना चाहिए ताकि भविष्य की पीढ़ियों को दिखाया जा सके कि किस तरह मंदिर को तोड़कर ये मस्जिद बनाई गई थी और मस्जिद को छोड़ देने से सद्भावना भी बनी रहेगी। 6 दिसंबर से पहले भाजपा की राष्ट्रीय कार्य समिति की एक बैठक भुवनेश्वर में थी। उससे पहले भी कल्याण सिंह एक चिंता जाहिर कर चुके थे कि वो कोर्ट में ये शपथ पत्र दे चुके हैं कि वो मस्जिद की सुरक्षा करेंगे। लेकिन किताब के मुताबिक उस मीटिंग का जो जोश था और जो माहौल था वो इतना अति उत्साही था कि भैरव सिंह शेखावत या फिर शांता कुमार अपनी बात रख ही नहीं पाए। हालांकि शांता कुमार के मुताबिक उन्होंने आखिरी में 2-3 लाइनें बोलने की कोशिश की लेकिन उन्हें चुप करवा के बैठा दिया गया। उसके बाद 6 दिसंबर को मस्जिद ढहाई गई और उसके फलस्वरूप भाजपा की चारों सरकारों को भंग कर दिया गया। शांता कुमार के मुताबिक मस्जिद के ढहाए जाने में भाजपा की राज्य सरकारों का कोई हाथ नहीं था और उन्हें कोर्ट से कभी जस्टिस नहीं मिला। उन्हीं के शब्दों में, आज भी मैं इस बात को दृढ़ता से कहता हूं कि ये हर तरह से गलत था। इस घटना से इतिहास में पहली बार हिंदुत्व पर मस्जिद गिराने का आरोप लगा। साल 2003 में ग्रामीण विकास मंत्रालय में क्या हो रहा था जिसके चलते शांता कुमार को इस्तीफा देना पड़ा मंत्रिमंडल से और वो देश भर की हेडलाइंस में छाए रहे। इस किस्से का जिक्र करते हुए शांता कुमार लिखते हैं कि साल 2003 में वेंकैया नायडू को भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। जब उन्होंने ग्रामीण विकास मंत्रालय छोड़ दिया गया तो इसका जिम्मा शांता कुमार को दिया गया। इसके कुछ दिन बाद ही तमिलनाडु के 2 सांसद उनके पास आए और उन्होंने गंभीरता से एक मुद्दा उनके सामने रखा। सांसदों ने बताया कि आंध्र प्रदेश को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 90 करोड़ की धनराशि प्रस्तावित की गई थी, लेकिन जब मंत्रालय की तरफ से पत्र जारी हुआ तो 90 करोड़ को 190 करोड़ रुपए कर दिया गया और ये लगातार 3 सालों तक होता रहा।
सांसदों का ये भी कहना था कि उन्होंने लोकसभा सदन में ये प्रश्न पूछने की कोशिश की, लेकिन उनके प्रश्न कभी लगे ही नहीं। इसके बाद शांता कुमार ने मंत्रालय के सभी अधिकारियों को फटकार तो लगाई ही, उसके साथ प्लानिंग कमीशन के सचिव यानी जो अभी नीति आयोग के नाम से जाना जाता है को भी लेटर लिखा। इसके बाद शांता कुमार वाजपेयी के पास गए और उनको फाइल दिखाई। वाजपेयी हैरान हुए और उनसे पूछा कि अब आगे तुम क्या करोगे। इसके जवाब में शांता कुमार ने कहा कि मैं आगे से 90 करोड़ रुपए ही आंध्र प्रदेश को भेजूंगा। उसी दौरान ये भी हो रहा था कि हिमाचल के विधानसभा चुनाव में भाजपा पार्टी हार गई थी और उस हार के बाद शांता कुमार ने एक बयान दिया था कि हमारी पार्टी जनता की अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर सकी। वैसे भी उस दौरान हिमाचल की भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोपों की झड़ी सी लग गई थी। एक तरफ शांता कुमार को अपनी ही पार्टी की आलोचना करने और दूसरी तरफ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रदेश यानी आंध्र प्रदेश को 100 करोड़ रुपए की धनराशि का कम कर देना भारी पड़ गया। नायडू की तरफ सारे नेता खिसकने लगे और ये मामला हाथ से निकलता चला गया। वाजपेयी ने उन्हें फिर से बुलाया और कहा कि पार्टी के बड़े नेता तुम्हारे खिलाफ कुछ विशेष करना चाहते हैं। इसके बाद तुरंत नायडू ने उन्हें तलब किया और उनके सामने एक आरोप पत्र लिखा। उस दौरान शांता कुमार ने कहा था कि जो बात मैंने हिमाचल प्रदेश के चुनाव के बारे में कही है वो बातें तो बहुत सारे अन्य नेता भी कर रहे हैं, तो ये किस तरह से अनुशासनहीनता हुई। लेकिन मामला हाथ से निकलता चला गया और एक दिन सुबह सुबह अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें फोन किया और कहा, मुझे दुख है लेकिन तुम अब वह कागज मुझे दे दो। शांता कुमार त्याग पत्र लेकर सीधे अटल बिहारी वाजपेयी के पास गए और उनको थमा दिया। वाजपेयी गंभीर मुद्रा में उनका हाथ थामे खड़े रहे और कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें मंत्रिमंडल में दोबारा से शामिल करूंगा। शांता कुमार लिखते हैं कि उनका प्लान ये भी था कि वो इस त्याग पत्र को लोकसभा के सदन में पेश करेंगे एक भाषण के साथ। वो 100 करोड़ की इस धनराशि का पूरे प्रमाण के साथ ब्यौरा देंगे। उसके बाद वो हिमाचल प्रदेश में पार्टी की हार के कारण भी गिनाएंगे और उसके बाद ही त्याग पत्र लोकसभा अध्यक्ष के हाथ में देंगे। हालांकि उनकी पत्नी के कहने की वजह से उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो आगे लिखते हैं कि यहीं से संघ पर उनका विश्वास कम होता चला गया। इस मामले पर संघ ने कुछ भी नहीं किया, जिस बात का कांटा उन्हें आज तक चुभ रहा है। किताब के मुताबिक संघ ने उनकी कभी भी मदद नहीं की और संघ ने नैतिकता का पक्ष भी नहीं लिया। किताब में उन्होंने इच्छा जताई है कि वो दुनिया छोड़ने से पहले मोहन भागवत से मिलकर ये सारी बातें कहना चाहते हैं। आखिरी के चैप्टर्स में वो राजनीतिक मूल्यों के पतन पर चिंता व्यक्त करते हैं। वो कहते हैं कि भाजपा पार्टी भी समझौते करने लगी है। इसके संदर्भ में वो भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष को कोट करते हुए लिखते हैं कि अब ये वो पार्टी नहीं रही जिसमें हम हुआ करते थे, इसलिए व्यर्थ में चिंता मत व्यक्त किया करो। इस किताब में उन्होंने नरेंद्र मोदी की तो तारीफ की है, लेकिन भाजपा की कार्यशैली पर कई सारे गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्हीं के शब्दों में, पूरी राजनीति लगभग भटक चुकी है। अब तो सत्ता प्राप्त करने के लिए और विरोधियों को नीचा दिखाने के लिए दंगे तक करवाए जाते हैं। दल बदल में नेताओं का क्रय विक्रय होता है और पता नहीं क्या कुछ किया जाता है। अगर आपको पेज टर्नर का ये एपिसोड अच्छा लगा तो इसे सोशल मीडिया पर शेयर करिए। दी प्रिंट को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए और अगले पेज टर्नर के एपिसोड के लिए हमें सुझाव जरूर दीजिए। कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि किस तरह की नॉन फिक्शन किताबों के बारे में हमें चर्चा करनी चाहिए। मैं ज्योति यादव, दी प्रिंट।